हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम आपको कैपेसिटेंस के बारे में बता रहे थे। कैपेसिटेंस के बारे में कुछ बेसिक चीज बताए थे। कैपेसिटेंस कहते किसको हैं? तो कैपेसिटेंस का सिंपल मीनिंग यही है कि कोई कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है। इस मैक्सिमम जो चार्ज स्टोर होता है उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं, या उसी को कैपेसिटी कहते हैं। अब बात है कि कोई कंडक्टर है या कोई कंडेंसर है या कोई कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम बताए थे कि यह जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तो ये है कि यदि कोई कंडक्टर का, यदि कोई कंडेंसर का, यदि कोई कैपेसिटर का आप सेपेंस साइज बढ़ाते हैं, यदि सेपेंस साइज बढ़ाइएगा तो उसका चार्ज स्टोर करने का एबिलिटी बढ़ जाएगा। एबिलिटी बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। दूसरी बात बताए थे कि एक और फैक्टर होता है कि उसके चारों तरफ का मटेरियल, तो कहता है उसके अपने मटेरियल पर तो डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस का वैल्यू कंडक्टर के अपने मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है कि वह मटेरियल, वह कंडक्टर कौन सा मटेरियल का बना है। एल्युमिनियम का बना हुआ है कि आयरन का बना हुआ है कि गोल्ड का बना हुआ है, उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन उसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के मटेरियल का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कंडक्टर है, यदि कोई कैपेसिटर है, उसके चारों तरफ के सराउंडिंग में जो मटेरियल है, उसके चारों तरफ का जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो उस मटेरियल का जो नेचर होता है उस नेचर पर डिपेंड करेगा। मतलब हमको ये पता करना है कि उसके चारों तरफ का किस तरह का मटेरियल है, किस तरह का सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस को हम चेंज कर करके, मटेरियल को चेंज कर करके किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे हम बढ़ाएंगे वो तो बाद की बात है, उसका बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है। मतलब बाद में देखेंगे कि कैपेसिटर कितने तरह का होता है, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे बढ़ता है। पहले हम ये जाने कि यदि कोई कंडक्टर, यदि कोई कैपेसिटर अगल बगल के कोई मटेरियल पर, अगल बगल के सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, तो अगल बगल सब्सटेंस क्या हो सकता है, अगल बगल का जो मटेरियल है क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग देखें कि अगल बगल का जो मटेरियल क्या हो सकता है, कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगल बगल का जो भी सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस और मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी मटेरियल है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? कंडक्टर, और दूसरा है इंसुलेटर, या इसी को बेड कंडक्टर कहते हैं। जहां तक कंडक्टर है और इंसुलेटर की बात है, इसके बारे में बहुत आप पहले आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं? द सब्सटेंस, दोज मटेरियल या दोज सब्सटेंस which easily allow the flow of electric charge through them are called conductor। जो मटेरियल से, जो सब्सटेंस से चार्ज आसानी से फ्लो करे, वैसे मटेरियल को, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे जैसे आपका हो गया
सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया। इस तरह का बहुत सारा है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर, etc। अर्थ भी होता है, ह्यूमन बॉडी भी होता है। ये सब क्या है? गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, या इसको हम लोग सिंपल कंडक्टर कहेंगे। इसमें खास बात यह होता है, जिसे अभी हम कह रहे थे कि चार्ज आसानी से फ्लो करता है। इसके पीछे रीजन ये है कि दे हैव large number of free electrons। इसमें खास बात यह है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चार्ज आसानी से फ्लो होता है। दूसरा क्या कह रहे हैं? इंसुलेटर कहिए, या इसी को हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर किसको कहेंगे? दोज मटेरियल, दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज इजिली थ्रू देम। जो मटेरियल से, जो सब्सटेंस से चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होता है, वैसे मटेरियल को, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हो गया, जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, और इससे आसानी से चार्ज इसलिए नहीं फ्लो करता है क्योंकि दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इस तरह के मटेरियल में, इस तरह के सब्सटेंस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए, एक हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर। एक तरह का और मटेरियल होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं? नाम से ही लग रहा है, सेमी कंडक्टर। दोनों के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। कंडक्टर किसको कहेंगे? जिससे चार्ज आसानी से फ्लो हो सके। इंसुलेटर किसको कहेंगे? जिससे चार्ज आसानी से फ्लो नहीं हो सके। मतलब दोनों के बीच वाला जो होगा उसको हम लोग कहेंगे सेमी कंडक्टर। मतलब वैसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, वैसे मटेरियल को, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं, मतलब दोज मटेरियल या दोज सब्सटेंस which conductivity lie in between conductor and insulator। ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, वैसे मटेरियल को, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे सेमी कंडक्टर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? जैसे आप कह सकते हैं जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, etc। यह जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, यह सेमी कंडक्टर है। मतलब इसका कंडक्टिविटी
कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, मतलब इससे न चार्ज आसानी से फ्लो होता है और न रुकावट डालता है, दोनों के बीच में होता है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे है गैलियम है, इंडियम है, ये सब भी है, सेमीकंडक्टर है, लेकिन मेन यही दो है, जर्मेनियम और सिलिकॉन है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। एक अलग तरह का मटेरियल होता है, एक अलग तरह का सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? कहता है कि कुछ ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर, कुछ ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कुछ ऐसा इंसुलेटर होता है जो आसानी से चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है, लेकिन यदि उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यदि उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें इंड्यूस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इंड्यूस चार्ज उत्पन्न हो जाता है सो दैट उससे आसानी से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वैसे मटेरियल को हम लोग कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कुछ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है in which induced charged appear, induced charge appear on their surface when an external field is applied. External field is applied are known as dielectric. देखिए क्या कहता है? कहता है कि मान लेते हैं कोई मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटर है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इससे चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होगा। लेकिन यदि कुछ ऐसा सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, सब नहीं, कुछ ऐसा सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है कि यदि इसको हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, यदि हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो कहता है कि इसके सरफेस पर अपने आप चार्ज उत्पन्न हो जाता है, अपने आप चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक। नॉर्मल केस में यह एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है मतलब इसमें ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है
और न इससे चार्ज आसानी से फ्लो करेगा। लेकिन कहता है कि कुछ ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है कि यदि उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उसके सरफेस पर कुछ इंड्यूस चार्ज अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जिससे चार्ज आसानी से फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। जैसे एयर कह सकते हैं, हाइड्रोजन गैस कह सकते हैं, ग्लास है, माइका है, पैराफिन है, वैक्स है, ट्रांसफार्मर वायल है। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल दरअसल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटर है। लेकिन इसको यदि हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इसके सरफेस पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक तरह का कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब ये तो हो गया मटेरियल, 4 तरह का मटेरियल अब आपके पास हो गया। एक तरह का हो गया कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एक हो गया डाई इलेक्ट्रिक। 4 तरह का मटेरियल हो गया। अब ये चारों मटेरियल को हम बारी बारी से देखेंगे कि इस तरह के मटेरियल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है। पहले हम लोग देखें, कंडक्टर के बारे में देखें। तो देखिए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द, हेडिंग दीजिए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कोई कंडक्टर को हम यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है। पहला देखिए, कहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in the interior of conductor is 0। क्या कहता है? कहता है कि कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं, इसको यदि हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। कैसे? मान लेते हैं कि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट है, ई नॉट क्या है? ये है, मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कहता है कि यदि इस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या? क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर तो रहेगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कहता है कि इसमें चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा है, चूंकि कंडक्टर है, तो इसके अंदर जितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसका जितना भी प्रोटॉन है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाता है। और इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। मतलब यह कंडक्टर के एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो अब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, मतलब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो इसके अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो पोलराइज्ड हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाता है। सो दैट एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इसका डायरेक्शन होता है इसके उल्टा होता है। अब कहता है कि इसके अंदर चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या कंडक्टर का है, फॉर कंडक्टर में होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ई नॉट और ईपी का वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो बना, यह एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाता है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor E इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ये दोनों का वैल्यू बराबर है तो हो गया E इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह यदि हम कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेट चार्ज in the interior of conductor is 0। क्या कहता है?
एक कंडक्टर के अंदर चार्ज का वैल्यू भी नहीं होता है, चार्ज भी हो जाता है जीरो। कंडक्टर के अंदर चार्ज का वैल्यू क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है जरा देखिए। कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? E डॉट डी एस, इसको फाई से हम लोग डिनोट करते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, या चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इसको आप कह सकते हैं E डॉट डी एस चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कंडक्टर के लिए E का वैल्यू जीरो होता है। ये हो गया जीरो हो गया, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर चार्ज का वैल्यू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो, तो E इंटू डी एस जीरो, मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, तो Q का वैल्यू हो गया जीरो। मतलब कोई कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज का वैल्यू होता है जीरो होता है। अब जब अंदर चार्ज नहीं है और यदि आप चार्ज को उसको हम देते हैं, तो चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां जाता है? तो कहता है कि ये जो चार्ज है इसके सरफेस पर रहता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। जो भी चार्ज होता है कंडक्टर के सरफेस पर होता है। मतलब आप कह सकते हैं द चार्ज always resides on the surface of conductor। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होता है कंडक्टर के सरफेस पर होता है। कुछ और बिहेवियर लिखिए। सरफेस पर चार्ज होता है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। कितना होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface of charge conductor at the surface of charge conductor E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, कोई चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको गॉस थ्योरम के आधार पर आप प्रूफ कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा?
the direction of electric field intensity just outside to the charge conductor is always perpendicular to the surface of conductor. At every point. क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई कंडक्टर है तो जैसा कि हम बताए अभी कि इसके अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, तो जो चार्ज होता है सरफेस पर होता है, और कहता है कि सरफेस पर चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो कहता है कि ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ई तो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो कहता है कि इसका डायरेक्शन होता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड टू द चार्ज कंडक्टर is always perpendicular to the surface of conductor at every point. मतलब सरफेस के बाहर, जस्ट सरफेस के बाहर, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है हर एक पॉइंट पर। यहां पर परपेंडिकुलर, यदि यहां हम देखेंगे तो यहां पर भी परपेंडिकुलर, जहां कहीं भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सरफेस के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। एक और देखिए, the electric potential is constant within, मतलब अंदर, within and at the surface of conductor। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विदिन, मतलब अंदर, इनसाइड, एंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर और कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है। कैसे होता है? क्योंकि आप जानते हैं E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और dV इक्वल टू हो गया माइनस E इंटू dr। तो इनसाइड द कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, सो dV इक्वल टू जीरो, dV इक्वल टू जीरो हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो V इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। मतलब यह जो कंडक्टर है चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है,
लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। जो भी पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, अंदर भी पोटेंशियल वही होगा, इसके सरफेस पर भी पोटेंशियल वही होगा, सरफेस पर पोटेंशियल वही कांस्टेंट होगा। जो भी होगा कांस्टेंट होगा, वो चाहे अंदर हो चाहे सरफेस पर हो। एक और देख लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी is different at different point of conductor। कहता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, या पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल है या सर्कुलर है, 4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कह सकते हैं कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का जो वैल्यू होता है, अब देखिए मान लेते हैं कोई जरूरी तो नहीं है कि एकदम कंप्लीट स्फेरिकल हो या शेप एंड साइज फिक्स्ड हो। मान लेते हैं कोई इरेगुलर कोई हो, इस तरह का है। अब यहां पर कोई चार्ज डेंसिटी का है सिग्मा, यहां पर कोई चार्ज डेंसिटी का है, यहां पर चार्ज डेंसिटी, तो कहता है कि सभी जगह अलग अलग होगा। कंडक्टर वही है, कंडक्टर वही है, तो कंडक्टर वही है, लेकिन हम लोग ध्यान से देखें तो यदि यदि इरेगुलर साइड है तो इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, यहां पर का रेडियस अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह का रेडियस अलग हो जाएगा। और जब रेडियस अलग अलग हो जाएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सभी जगह अलग अलग होगा। इसलिए कहता है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। चूंकि सिग्मा इक्वल टू होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया होता है, तो एरिया मतलब हो गया आर स्क्वायर, रेडियस, तो रेडियस डिफरेंट होगा, तो रेडियस डिफरेंट होगा तो निश्चित रूप से सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगा, रेडियस बड़ा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, रेडियस कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो कम होगा, रेडियस कम होगा तो ये बड़ा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये, तो यही है कुछ बिहेवियर है। मतलब सीधी सी बात यह है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके एरिया पर, उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। रेडियस चेंज होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। देखिए एक टर्म देख लीजिए, इस टर्म को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग कहते हैं। ये टर्म क्या है, मतलब अभी जो हम देख रहे थे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उसी के आधार पर एक टर्म आपको जानना है, एक फिनोमेनन आपको जानना है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दरअसल है क्या, देखिए, इट इज द फिनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है,
एक फिनोमेनन है, एक घटना है। क्या घटना है, क्या फिनोमेनन है कि कहता है इट इज द फिनोमेनन ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ सर्टेन रीजन, एक सर्टेन रीजन के वो सर्टेन स्पेस को फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने का, बचाने का एक तरीका है। क्या करते हैं, जैसे एक कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, कंडक्टर है, अंदर उसका स्पेस है, हॉलो स्पेस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंडक्टर को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, मान लेते हैं कि कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है, इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो आप जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो कहता है सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, चूंकि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0, सो टू प्रोटेक्ट एनी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी इनक्लोज देम, बंद कर देते हैं, इनसाइड द हॉलो कंडक्टर, इस हॉलो कंडक्टर के अंदर, इस हॉलो कंडक्टर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का इंस्ट्रूमेंट है या कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब उसके अंदर, इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। वी इनक्लोज देम इनसाइड द हॉलो कंडक्टर, सच ये हॉलो कंडक्टर के अंदर इसको हम रख देंगे। तो चूंकि इसके हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, मतलब बाहरी एक्सटर्नल फील्ड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस हॉलो कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रहता है, मतलब यह बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से इस इंस्ट्रूमेंट को बचाता है। सच हॉलो कंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज फैराडे केज, इसको फैराडे केज भी बोला जाता है। फैराडे क्या एक साइंटिस्ट का नाम है, केज मतलब पिंजरा, मतलब पिंजरा मतलब सेफ करने के लिए, जिस तरह कोई जानवर को, कोई पक्षी को बचाने के लिए हम लोग केज तैयार करते हैं, पिंजरा तैयार करते हैं, उसी तरह कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को सेव करने के लिए, फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड से बचाने के लिए इसको हम अंदर रखते हैं, इसलिए इसको फैराडे केज भी कहा जाता है। दे नीड नॉट टू बी अर्थ, दे नीड नॉट टू बी अर्थ, इसको अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे लाइटनिंग एंड थंडरिंग से बचाने के लिए देखिएगा बिल्डिंग पर लगाया जाता है, तो बिल्डिंग में क्या होता है, उसमें अर्थ किया जाता है, तो अर्थ करने से बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर का जो चार्ज है, अर्थ में चला जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है, यह जो फैराडे केज है, यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, इसको कोई अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, प्रिंसिपल है, तो इसको कोई अर्थिंग करने का भी जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल में देखिए, डिजाइन ऑफ टीवी, टीवी का डिजाइन किया जाता है। टीवी क्या है, एक हॉलो कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रहता है, बाहर का किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंश से वो सेफ रहता है, बचता है। इट इज सेफर टू सी इन कार और बस ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग, जब लाइटनिंग हो रहा होता है, थंडरिंग हो रहा होता है, तो हम लोग बाहरी मैदान में, बाहरी फील्ड में नहीं खड़ा होकर के कोई कार में, कोई बस में जाकर के अंदर बैठ जाते हैं। अंदर बैठने से होता क्या है, वह हॉलो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर के लाइटनिंग का, बाहर का थंडरिंग का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है।